हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग 2 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। सिलसिले को बढ़ाते थोड़ा और आगे, और ये आपका आखिरी वीडियो होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एमएचटी सीईटी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपना सिलसिला जारी रखते हैं। क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको, लेट्स सी क्या है क्वेश्चन में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक is 256 hertz. Okay, it will not resonate with a fork of frequency. अब देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक का, रेजोनेट कब होता है? जब आपका फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड ना, यहाँ पे हो चुका है गड़बड़। देखो रेजोनेट कब होता है, किन फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होता है? मान लो आपका फ्रीक्वेंसी n है, ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी आपका, या जो भी फ्रीक्वेंसी आपका n है, ये किसके साथ, किन फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होगा? या तो n के साथ या फिर इसके इंटीग्रल मल्टीपल के साथ, n 2n 3n 4n 5n, ये जो जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स है इनके साथ ही ये रेजोनेट होगा। समझ गए? तो आप देख लो कि आपका जो n का वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज दे के रखी है। अब आप देख लो कि किसके किसके साथ रेजोनेट होगा, इन फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेट होगा। तो एक तो ये n के साथ रेजोनेट होगा, मतलब 256 हर्ट्ज के साथ रेजोनेट होगा। दूसरा ये उसके डबल के साथ रेजोनेट होगा। तो 256 इंटू 2 देख लो क्या है, मतलब 2n का वैल्यू निकाल लो आप। तो 2n का वैल्यू आपका 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 512 हो जाएगा। तो इसके साथ भी रेजोनेट करेगा। उसके बाद 3n निकाल के देख लेते हैं। 3n क्या हो जाएगा, 3 इंटू 256, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 768 आ जाएगा। तो इवन इसके साथ भी रेजोनेट करेगा, इसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये 256 हर्ट्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा वही हमारा क्वेश्चन पूछा गया हमें। तो दिस वुड बी योर आंसर। इस मार्कर को क्या हो गया भाई? अब ठीक है, पीछे क्यों आ जाता है? हाँ अब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। In the fundamental mode, time taken by the wave to reach the closed end of the air-filled pipe is 0.01 second. The fundamental frequency is closed pipe बोला गया है यहाँ पे। एक तो पाइप क्लोज पाइप है और फंडामेंटल मोड है। तो फंडामेंटल मोड है तो आपको पता है क्लोज पाइप में फंडामेंटल मोड का मतलब एक नोड यहाँ बनेगा और एक एंटी नोड यहाँ बनेगा। सवाल ये है, द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द क्लोज्ड एंड इज 0.01 सेकेंड। मतलब यहाँ से क्लोज्ड एंड तक इतना डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे जो टाइम लगा है वो 0.01 सेकेंड लगा है। ठीक है, 0.01 सेकेंड। और आप जानते हो कि डिस्टेंस किसके इक्वल है? देखो, नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। ठीक है, इसका मतलब λ/4 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वेव को लगा 0.01 सेकेंड का टाइम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला होता है V/12 होता है। नहीं, क्लोज एंड है ना, क्लोज एंड के लिए V/4L हो जाता है। तो अब यहाँ पे V जो है वो स्पीड है, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा गया ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस λ/4 है। तो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया गया है वो λ/4 ट्रैवल किया गया, और कितना टाइम लिया गया है? 0.01 सेकेंड लिया गया है। तो आपका V का वैल्यू λ/4 इंटू 0.01 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू λ/0.04। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा? V का वैल्यू आप लिख दो λ/0.004, सॉरी 0.04 आएगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 4 इंटू L। अब से ये हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू 0.04 इंटू 4 इंटू L। अब L का वैल्यू आप देख सकते हो λ/4 होता है, तो L का वैल्यू आप λ/4 लिख दो। तो ये गया, ये गया, तो ये आपका 1/0.04 हो जाएगा।
तो ये आपका 100/4 दैट इज इक्वल टू 25 हर्ट्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/4 दैट इज 25 हर्ट्स, और आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। In a resonance tube closed at one end, the first resonance with a tuning fork, resonance tube experiment की बात हो रही है, first resonance with a tuning fork occurs at 18 centimeter and second at 51 centimeter of air column. If the velocity of sound is 330 meter per second, velocity of sound 330 meter per second है, the frequency of tuning fork in hertz is, ठीक है, वेलोसिटी दे के रखा हुआ है हमको 330 मीटर पर सेकेंड, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक पूछा गया है, और पहला रेजोनेंस, तो देखो अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट रेजोनेंस कुछ ऐसा होता है यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ पे ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो यहाँ पे आपका जो टोटल लेंथ मान लेते हैं L1 है। अब यहाँ पे एंड करेक्शन की बात नहीं की गई है तो वो हम छोड़ देते हैं, हम सीधा सी को लेंथ L1 ले लेते हैं। एयर कॉलम का लेंथ कितना होना चाहिए, 18 सेंटीमीटर, तो पहले रेजोनेंस में 18 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये N और A, ये जो लेंथ आप देख सकते हो λ/4 होगा क्योंकि नोड एंटी नोड के बीच का है ये, तो ये आपका 18 सेंटीमीटर आया, और सेकेंड 51 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। अब सेकेंड आप जानते हो कि सेकेंड जो आपका रेजोनेंस होता है उसके वेव का शेप कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, और ये जो टोटल लेंथ L2 होता है वो किसके इक्वल होगा बताओ, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, तो देखो ये λ/4, 2λ/4, 3λ/4, तो ये कई बार हम कर चुके हैं, इसका सेकेंड रेजोनेंस का लेंथ जो होता है वो 3λ/4 आता है ठीक है, और ये L2 हम लोग को देके रखा है एंड दैट इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर। ओके, तो आप एक काम करो, यहाँ पे L1 L2 को माइनस कर दो, L2 माइनस L1 कर दो, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 51 माइनस 18, 51 माइनस 18 सेंटीमीटर में, याद रखना L2, अब इसमें L2 और L1 का लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू डाल दोगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। एक बार लैम्डा मिल गया, आप लोग को V दिया हुआ है तो N तो मिल ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, L2 का वैल्यू 3λ/4 लिख दे, माइनस λ/4, L1 का वैल्यू λ/4 डाल देते हैं। 51 माइनस 18 कितना होगा, 73 से 51, 17 माइनस करोगे तो 34 और प्लस 1 35 हो जाएगा। देख लो भाई, ये नहीं तो एक चेक कर लो भाई, मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है इसलिए मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं होता है। 51 माइनस 18 विल गिव यू, देख रहे हो कि नहीं, कितना बेकार कैलकुलेशन है। तो एक और माइनस करना था, मैंने ऐड कर दिया 33, अच्छा वो बच गया। चलो 3λ/4 माइनस λ/4 क्या हो जाएगा, 2λ/4 इज इक्वल टू 33, और λ/2 इज इक्वल टू 33, और लैम्डा इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है, 66 सेंटीमीटर। क्योंकि वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 66 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, सॉरी मीटर पर सेकंड बोल रहा था, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू मीटर में आ चुका है। हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम लोग को पता है v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, तो n का वैल्यू v/λ हो जाएगा। v का वैल्यू 330 दे के रखा हुआ है, 330। लैम्डा का वैल्यू हमने अभी भी निकाला है 66 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाने के बाद आपका 330/66 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना। सी 11 6 66 होगा ये, और 11 3 33 होगा, तो ये इसका आपका 500 आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 500 हर्ट्ज इज योर आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन ए, 500 हर्ट्ज। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। Transverse waves are generated in two steel wires A and B with a source of 512 Hz. 512 Hz से मतलब फ्रीक्वेंसी देके रखा है, 512 Hz की फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट किया गया दो स्टील वायर्स में, वायर A और वायर B में। If their diameters are in the ratio 2:1, डायमीटर का रेशियो 2:1 है, d1/d2 अगर आपका 2:1 है, एंड टेंशंस आर इन द रेशियो 2:1, अच्छा दोनों 2:1 है क्या, टेंशंस आर इन द रेशियो 2:1, ओके। द वेलोसिटीज ऑफ द वेव्स आर इन द रेशियो, वेलोसिटीज ऑफ द वेव्स आर इन द रेशियो मतलब v1/v2 ढूंढना है हमें।
आप देख लो एक बार पहले तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग को पता है कि v का फॉर्मूला जो होता है किसी वायर में या फिर किसी स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी होती है वो दी जाती है अंडर रूट टी बाई म्यू। अब टेंशन तो यहाँ पे देके रखा हुआ है, इसमें अलग से डायमीटर देके रखा हुआ है, तो हमें पहले वेलोसिटी को डायमीटर के टर्म्स में निकालना होगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे वायर, और आपको पता है कि वायर जो है हम अज्यूम करते हैं कि वो सिलेंड्रिकल होता है। तो अगर मैं इसके म्यू की बात करूँ तो म्यू क्या होगा, इसका मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लेंथ, और ये एक सिलेंड्रिकल वायर माना जा सकता है जिसका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आप इसमें डालोगे तो एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ ये चला जाएगा, और आपका म्यू का वैल्यू जो होगा वो रो इंटू ए हो जाएगा। ना रो इंटू ए मतलब रो इंटू आपका एरिया, क्या सर्कुलर एरिया है तो ये आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये म्यू का वैल्यू एक काम करो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा अंडर रूट टी बाय म्यू, और म्यू का वैल्यू क्या है, रो पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो v का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 बाय आर अंडर रूट टी बाय रो पाई। अब देखो आप रेडियस को डायमीटर का आधा लिख सकते हो, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है ना, रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर का रेशियो देके रखा हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन डायमीटर का आधा d बाई 2 अंडर रूट टी बाय रो पाई, 2 ऊपर चला जाएगा तो v इज इक्वल टू 2 बाय डी अंडर रूट टी बाय रो पाई। खैर अभी हमारे पास यहाँ पे देखो डायमीटर और टेंशन की ही बात की गई है, तो डायमीटर और टेंशन को छोड़ के बाकी सब हम कांस्टेंट यहाँ पे देखेंगे, कांस्टेंट होगा क्योंकि हम मटेरियल चेंज नहीं कर रहे, डेंसिटी सेम रहेगा, बस डायमीटर और टेंशन की बात है, वही दो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी टेंशन, और डायमीटर नीचे है मतलब डी। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाई डी। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको लिखा जा सकता है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन d1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t2 अपॉन d2। ऐसे लिख सकते हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन d1 अपॉन रूट ऑफ t2 अपॉन d2। d2 चला जाएगा ऊपर और आपका v1 अपॉन v2 हो जाएगा, d2 अगर ऊपर चला गया तो अंडर रूट t1 अपॉन t2 मल्टीप्लाइड बाई d2 पर भेज दोगे तो d2 अपॉन d1। अब आपको वैल्यूज डालना है, v1 अपॉन v2 का रेशियो आ जाएगा। तो देखो t1 अपॉन t2 का वैल्यू तो 2 अपॉन 1 है, और d1 अपॉन d2 अगर 2 बाई 1 है तो यहीं से आप लिख सकते हो d2 अपॉन d1 विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2 विल बी इक्वल टू 2 बाई 1, सो इट वुड बी रूट ऑफ 2 बाई 1, और यहाँ पे d2 अपॉन d1 देखोगे तो d2 अपॉन d1 1 बाई 2 आ रहा है, तो इसको लिख दोगे 1 बाई 2, है ना। सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आपका आंसर बच जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 2 यानी कि 1 इज टू रूट 2 इज योर आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n nodes are formed in the vibrating air column in a pipe closed at one end and also in a pipe closed at one end and also in a pipe open at both the ends, इसको दो बार लिख दिया गया शायद, also in a pipe open at both the ends, then the number of antinodes formed in vibrating air column in a pipe closed at one end and that in a pipe open at both ends will be respectively. If n nodes are formed in vibrating air column in a pipe closed at one end, देखो n नोड्स, पहले एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स आपके बनते हैं पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स और क्लोज्ड एट वन एंड में, वो चेक कर लेते हैं। देखो अगर सपोज करो मैं क्लोज्ड एंड की बात करूँ, क्लोज्ड वाली बात करता हूँ पहले तो यहाँ पे देखो सबसे
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो n होती है उसमें एक नोड बनता है और एक एंटी नोड बनता है। उसके बाद अगर उसकी जो फर्स्ट मोड की बात करूं मैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3n होती है, क्योंकि क्लोज्ड एंड में आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो n 3n 5n कुछ इस तरीके से होता है, n 3n 5n ऐसे होता है। तो इस केस में आप देखोगे तो एक एक नोड बढ़ता जाएगा, तो इसमें 2 एंटी नोड हो जाएगा, 2 नोड हो जाएगा, इसमें 3 एंटी नोड हो जाएगा और 3 नोड हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मोड बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मोड बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो आप देखो फर्स्ट मोड में ध्यान रखना, फर्स्ट मोड नहीं सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको यार, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ओवरटोन की अगर हम बात करें तो 2 नोड और 2 एंटी नोड, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो होता है वो किसी भी मोड में क्लोज्ड एट वन एंड के लिए सेम होता है, एक नोड एक एंटी नोड, 2 नोड 2 एंटी नोड। सेकेंड ओवरटोन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ओवरटोन, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, सेकेंड ओवरटोन में 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स, उसी तरह से चलता रहेगा। थर्ड ओवरटोन में 4 नोड्स 4 एंटी नोड, पीथ ओवरटोन में क्या हो जाएगा, देखो एक ज्यादा ना, 2 का 3 है यहाँ पे, तो p प्लस 1 नंबर ऑफ नोड्स और p प्लस 1 नंबर ऑफ एंटी नोड्स। ये तो भाई कहानी हो गई आपकी क्लोज्ड एंड वाले की। अगर पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स है, पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी, इसमें आपका कुछ ऐसे बनता है, ये नोड और 2 एंटी नोड, इसमें एक एंटी नोड ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर मैं फर्स्ट मोड की बात करूं, n1 विच इज इक्वल टू 2n, क्योंकि इसके वाइब्रेशन जो होते हैं n 2n 3n 4n ऐसे होते हैं, तो इस केस में आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, ये 2 क्यों लिखा हुआ है यार, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंटी नोड। तो आप देखो फर्स्ट मोड की, इसका अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात करूं मैं, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में, तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे 1 2 3 एंटी नोड्स बन रहा है और 2 नोड्स बन रहे हैं, 2 नोड्स यहाँ पे बन रहे हैं, 2 नोड्स 3 एंटी नोड्स। वैसे अगर आप सपोज करो थर्ड ओवरटोन के लिए जाओगे, सॉरी सेकेंड ओवरटोन के लिए जाओगे विच इज 3n, तो इस केस में और बढ़ जाएगा, एक एंटी नोड और बढ़ जाएगा और 3 एंटी नोड के बजाय 4 एंटी नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एंटी नोड और 3 नोड्स होंगे, एक एक बढ़ता जाता है, 2 नोड है तो यहाँ पे 3 नोड हो जाएंगे, 3 नोड्स है तो यहाँ पे 3 एंटी नोड्स है तो यहाँ पे 4 एंटी नोड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा बताओ, सेकेंड ओवरटोन में 3 नोड्स और 4 एंटी नोड्स हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप जाओगे तो पीथ ओवरटोन में देखो सेकेंड का 3 और 4 है, तो पीथ का p प्लस 1 नोड्स हो जाएगा और p प्लस 2 एंटी नोड्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से नोड्स एंटी नोड्स बनता है पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स और क्लोज्ड एट वन एंड में। अब इन्होंने क्या देखा है, देखो if n nodes are formed in the vibrating air column in a pipe closed at one end and also in a pipe open at both the ends, तो यहां पे आप देखो कि दोनों में n नोड्स बन रहा है। अब दोनों में सेम नोड्स कब बनेगा बताओ, देखो यहां पे 2n बन रहा है, तो यहां पे फर्स्ट ओवरटोन में 2n बन रहा है, तो यहां पे फर्स्ट ओवरटोन में 2n बन रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ सेकेंड ओवरटोन में 3n बन रहा है, तो यहाँ पे भी सेकेंड ओवरटोन में 3n बन रहा है। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन में एंटीनोड्स भी 3n बन रहा है, पर यहाँ पे एंटीनोड एक थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 एंटीनोड्स 2 नोड्स, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन में आप देखोगे तो 2 एंटीनोड्स और 2 नोड्स और 3 एंटीनोड्स बन रहा है। मतलब एक्चुअली नोड्स आप देखोगे ना तो ओवरटोन्स में सेम है, जो ओवरटोन्स में इसमें नंबर ऑफ नोड्स है वही सेम यहाँ पे ओवरटोन्स में नंबर ऑफ नोड्स इसके भी हैं, बस यहाँ पे एक एंटी नोड ज्यादा है, किसमें, पाइप ओपन एट वन एंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, अगर n, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इफ n नोड्स आर फॉर्म्ड इन द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अगर यहाँ पे क्लोज्ड एंड में n नोड्स बन रहा है
और ओपन में भी एन नोड्स ही बन रहा है, तो इसका मतलब वो सेम ओवरटोन की बात हो रही है। ये फर्स्ट ओवरटोन तो यहाँ पे भी फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन तो यहाँ पे भी सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि सेम नोड्स देखो सेम ओवरटोन्स में बन रहा है। अब वो पूछ रहा है देन द number of antinodes formed in vibrating air column in a pipe closed at one end and that in a pipe open at both the ends will be। अब वो नंबर ऑफ एंटीनोड्स की बात कर रहा है कि इसमें क्लोज्ड एंड में नंबर ऑफ एंटीनोड्स कितना बनेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ एंटीनोड्स कितना बनेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर सपोज करो मैं क्लोज्ड एंड की बात करूं तो हमेशा नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटीनोड्स सेम होता है। इसका मतलब क्लोज्ड एंड में नंबर ऑफ एंटीनोड्स भी n ही रहेगा, लेकिन यहां पे देखो हमेशा एक ज्यादा बनता है एंटीनोड, पाइप ओपन एट बोथ द एंड में। तो बोथ द एंड में अगर इसमें एंटीनोड्स की बात करें तो n+1 बन जाएगा। इसका मतलब नोड्स का जो नंबर है वो n हो दोनों में, तो एंटीनोड्स का नंबर n और n+1 हो जाएगा। देखो नोड्स का नंबर अगर n हो यानी 2n 2n 3n 3n, तो नंबर ऑफ एंटीनोड्स क्या होगा बताओ, 2a यहाँ पे 3a। पाइप ओपन एट बोथ द एंड में एक एंटीनोड एक्स्ट्रा होता है, तो एंटीनोड्स इसमें अगर n है तो इसमें n+1 हो जाएगा। तो आपका C आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If the tension in the stretch string is increased by 69%, its fundamental frequency, okay, फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू √T2/T1। नाउ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 69% से आपका टेंशन बढ़ा दिया गया है, मतलब टेंशन T2 जो है वो T1 प्लस 69% ऑफ T1 है, मतलब T1 से 69% बढ़ा दिया गया, तो T1 प्लस 69/100 T1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 169/100 T1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको T2/T1 मिल जाएगा, T2/T1 विल बी इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 100। इसको इक्वेशन 1 में उठा के डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो n2/n1 मिल जाएगा आपको। n2/n1 विल बी इक्वल टू √169/100, 169/100, यस। T2/T1 यहाँ से यहाँ पे डाल दिया। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, इसका मतलब n2/n1 जो है वो आपका 13/10 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि कितने से इंक्रीज होता है, तो देखो जब कितने से इंक्रीज होता है ऐसा पूछा गया है तो हमें शायद रखना है कि परसेंटेज इंक्रीज अगर पूछा जाए, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज अगर पूछा जाए तो याद रखना हमेशा आपको क्या करोगे, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अरे भाई मच्छर क्यों टाइम पास कर रहा है। इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल, आप इनिशियल लिख सकते हो, इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है या परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है। अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो, परसेंटेज डिक्रीज होगा तो, परसेंटेज डिक्रीज के केस में क्या करोगे, कितना डिक्रीज हुआ है अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर दो, तो ये परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालने बोला गया है तो कितना चेंज हुआ है उसको आप क्या करोगे, इनिशियल से डिवाइड कर दोगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस चीज़ को याद रखना, ओके। हमें परसेंटेज इंक्रीज बोला गया है, तो आप परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना चाहते हो किसमें, फ्रीक्वेंसी में, परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है वो देख लो। फ्रीक्वेंसी में चेंज आने का मतलब क्या है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी। इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या था, n1 था, n2 100 करेंगे हम लोग। अब ये डेल्टा n कहाँ से आएगा बताओ, डेल्टा n मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो हमें रेशियो तो n2/n1 पता है। अब देखो n2/n1 13/10 आ रहा है, तो n2 13 n1 10 मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से काम चालू करेंगे। हमको क्या निकालना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। तो
तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, कि डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा बताओ, परसेंटेज चेंज इंक्रीज डेल्टा एन अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही किया था ना। तो डेल्टा एन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल बड़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है ना, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपॉन n1 इंटू 100 कर दो। अब आप देखोगे तो इसको अगर मान लो सेपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 1 हो जाएगा इंटू 100%। तो आपको फॉर्मूले में देखो क्या मिला हुआ है, यहाँ पे n2 अपॉन n1 मिला है, तो n2 अपॉन n1 आपका क्या है 13 अपॉन 10, तो यहाँ पे भी आप 13 अपॉन 10 डाल दो, तो 13 अपॉन 10 माइनस 1 इंटू 100, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 10 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 10 इंटू 100%, तो ये जाएगा और ये आपका 30% आ जाएगा। तो 30% इंक्रीज हुआ है आपके फ्रीक्वेंसी में, 30% इंक्रीजेज बाय 30%, यस इंक्रीजेज बाय 30%, क्योंकि आपका टी जो है इंक्रीज किया गया है। ऑब्वियसली बात है कि फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप टेंशन इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगा। परफेक्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ सेट ऑफ 28 ट्यूनिंग फोक्स इज अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। 28 ट्यूनिंग फोक को अरेंज किया गया है, 28 ट्यूनिंग फोक, इसमें 1 N2 N3 N4 इन सब की फ्रीक्वेंसीज मान लेते हैं, और लास्ट आपका फ्रीक्वेंसी N28 हो जाएगा। Each fork produces X beats per second with the preceding fork and last fork is an octave of the first. देखो each fork produces X beats per second with the preceding one, मतलब ये कि हर एक ट्यूनिंग फोक अपने पिछले ट्यूनिंग फोक से X बीट्स प्रोड्यूस कर रही है। देखो जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है उतना ही बीट्स प्रोड्यूस होता है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है ना, n1 माइनस n2 या फिर n2 माइनस n1, मतलब जितना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी अपने पीछे वाले से कितना x बीट्स प्रोड्यूस कर रही है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस x का है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n2 माइनस n1 जो होगा वो x हो जाएगा। उसी तरह से n3 माइनस n2 जो है, n3 माइनस n2 वो भी x होगा, और n4 माइनस n3 वो भी x होगा। और ये याद रखना कि n2 बड़ा होगा n1 से, क्योंकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, इसका मतलब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, तो आगे वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा पीछे वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो n2 माइनस n1 x है, तो आप लिख सकते हो n2 इज इक्वल टू n1 प्लस एक्स, तो ये एक केस आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हो n3 माइनस n2 क्या है, x है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n3 इज इक्वल टू n2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। और n2 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, n1 प्लस एक्स। n2 की जगह अगर आपने n1 प्लस एक्स लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, n1 प्लस 2x हो जाएगा, तो n3 इज इक्वल टू n1 प्लस 2x हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपने n4 और n3 को लिया तो n4 विल बी इक्वल टू n3 प्लस एक्स, क्योंकि n4 माइनस n3 कितना हो जाएगा x, तो n4 विल बी n3 प्लस एक्स, और n3 का वैल्यू डाल दोगे तो n3 का वैल्यू क्या है, n1 प्लस 2x, n1 प्लस 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा n1 प्लस 3x। तो देखो अब आपका ऑर्डर बन चुका है, पैटर्न बन चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो n2 इज इक्वल टू n1, 2 का 1 हो गया और यहाँ पे 1x है। वैसे ही n3 इज इक्वल टू n1, मतलब n1 फिक्स है, n1 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 तो आएगा ही। तो अगर मैं n28 लिखता हूँ यहाँ पे तो इज इक्वल टू n1 तो आएगा ही, और प्लस अब यहाँ पे देखो 2 है तो 1x, 3 है तो 2x, 4 है तो 3x, 28 है तो 27x हो जाएगा। तो ये n28 n1 में रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। एक और रिलेशन इन्होंने देके रखा हुआ है कि लास्ट फोर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। ऑक्टेव मतलब डबल होता है, ऑक्टेव मतलब डबल होता है, इसका मतलब लास्ट फोर्क जो है वो फर्स्ट का डबल है, 2 टाइम्स n1 है, तो इसको इक्वेशन 2 डाल दो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा आपको, n28 ये भी है, n28 ये भी है, तो n1 प्लस 27x इज इक्वल टू 2n1,
n1 प्लस 27x इज इक्वल टू 2n1, तो ये n1 वहाँ जाके 2n1 माइनस n1 हो जाएगा, तो n1 का वैल्यू 27x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वैसे x का वैल्यू चाहिए, तो n1 का वैल्यू चाहिए। तो वैसे इन्होंने एक चीज़ दे के रखा है, n10 का वैल्यू दे के रखा हुआ है। तो अब इसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में हम लोगों ने ये निकाला है, जिस पैटर्न में हमारे पास ये था, ये था, ये था, उसी पैटर्न में n10 निकाल लो। तो n10 क्या लिखोगे, n10 विल बी इक्वल टू n1 प्लस, कोई भी फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, n1 प्लस n4 भी n1 प्लस, n28 भी n1 प्लस, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, 2 है तो 1, 3 है तो 2x, 4 है तो 3x, 28 है तो 27x, 10 है तो 9x लग जाएगा। ठीक है, और n10 का वैल्यू आपको देखे रखा हुआ है 144, 10th ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 144 दी हुई है। तो 144 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू ऊपर से ले लो 27x प्लस 9x, तो 144 इज इक्वल टू 36x हो जाएगा, एंड आई थिंक 36 इंटू 4, 36 वन ज़ा 36 फोर ज़ा, आई थिंक 36 इंटू 4 144 हो जाता है। तो x का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 4, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Consider a pipe which is open at both ends. If v is velocity of wave, I is length of air column and E is, I नहीं वो L है I guess, यहाँ पे ऑप्शन में L देके रखा हुआ है, L is length of air column and E is end correction, then the lowest frequency of vibration of air column in pipe is, lowest frequency of vibration of air column in a pipe is, well lowest frequency यहाँ पे pipe open at both the ends है, तो ओपन एट बोथ द एंड्स में जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, वो v/4L होता है। तो यहाँ पे एंड करेक्शन भी है और पाइप का लेंथ L देके रखा है, मतलब ऊपर एंड करेक्शन E आ जाएगा, नीचे एंड करेक्शन E आ जाएगा, और टोटल एयर कॉलम का जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक L का वैल्यू वो 2E हो जाएगा। तो N का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ओपन में 2L आता है, सॉरी v/12 आता है, v/12, तो क्या हो जाएगा v/2L प्लस 2E, ये फॉर्मूला बन जाएगा लोएस्ट का। ये तो सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, और क्या v/2 आएगा, 4 नहीं आएगा, L प्लस 2A, आई थिंक दिस इज द ऑप्शन, v/2L प्लस 2A। सिंपल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ प्रोग्रेसिव वेव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स डिफरिंग इन फेज बाय 2 पाई इज, यार ये क्या है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये तो बताया था ना वेव में, अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस रहा किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। तो डायरेक्ट वेवलेंथ का जो डेफिनेशन है वही है, 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब वेवलेंथ लैम्डा, मतलब डिस्टेंस वेव लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इन एयर, अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, इसका लेंथ अगर L है तो n का वैल्यू v/12 होता है ओपन एंड के लिए, ओपन एंड के लिए 2 आता है, क्लोज एंड के लिए 4 आता है। द पाइप इज इंसर्टेड वर्टिकल इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन एयर। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर अभी हमको याद है, पर जाने दो, मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको आधा पानी में डाल दिया गया, आधा पानी में डाला मतलब अब एयर जो है वो L/2 लेंथ में ही वाइब्रेट करेगा, आधा पानी में जा चुका है। तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक तो आपने पानी भर दिया तो ये क्लोज्ड एंड वाला केस हो गया, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है अगर मैं n' मानूं तो वो v/2L, नहीं सॉरी क्लोज्ड एंड के लिए v/4L हो जाता है, और L का आपने क्या कर दिया, L/2 कर दिया। तो अब 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया v/12, और v/12 तो आपकी पुरानी फ्रीक्वेंसी थी, पुराने पाइप की फ्रीक्वेंसी, तो n' इज इक्वल टू n आ गया, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग इन t सेकेंड्स। अच्छा, n नंबर ऑफ वेव्स t सेकेंड में प्रोड्यूस होता है। नाउ से देखो, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स से कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं फ्रीक्वेंसी को f लिख रहा हूं क्योंकि इन्होंने n यूज कर रखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसको आप नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड भी बोल सकते हो। तो इन्होंने क्या लिखा है, n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग इन t सेकेंड्स। तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम,
जो कि प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा ठीक है, और क्या लिखा है, नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, ओके, assume length and radius constant, the number of waves produced in t second for the same harmonic will be। अब फ्रीक्वेंसी देखो क्या हो जाएगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी, मैं एन यूज नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एफ यूज कर रहा हूं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो एफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। नहीं, टेंशन के बारे में बोला है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, ओके। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। अब मान लो आपका नया फ्रीक्वेंसी एफ डैश है और पुराना फ्रीक्वेंसी एफ है, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू अंडर रूट टी डैश अपॉन टी। टी डैश नया टेंशन और टी पुराना टेंशन। इन्होंने बोला है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, तो मतलब आपका जो नया टेंशन है वो आपका पुराने टेंशन का डबल है। तो एफ डैश अपॉन एफ विल बी इक्वल टू अंडर रूट टी डैश का वैल्यू क्या है 2t अपॉन टी, टी टी कैंसल, एफ डैश अपॉन एफ विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब एफ डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2। तो जो नई फ्रीक्वेंसी है वो रूट 2 एफ हो जाएगा, सॉरी एफ, और एफ का वैल्यू क्या है एन बाई टी। इसका मतलब नई फ्रीक्वेंसी रूट 2 एन बाई टी आएगा। रूट 2 एन बाई टी, यही पूछा गया ना कि रूट 2 एन बाई टी, यहाँ पे हाँ ऑप्शन डी है। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन टी सेकेंड्स, एक्चुअली नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड लिखना चाहिए था, तो रूट ऑफ 2 एन, एक्चुअली ऑप्शन में टी नहीं डालना चाहिए था, उन्होंने टी ऑलरेडी बोल रखा है ना, तो यार टी नहीं डालना चाहिए, या तो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया होता। मेरे हिसाब से ऑप्शन में टी नहीं होना चाहिए, पर खैर ठीक है, रूट ऑफ 2 एन बाई टी दैट वुड बी द आंसर। मतलब रूट ऑफ 2 एन नंबर ऑफ वेव्स टी टाइम में प्रोड्यूस होगा, ऐसा कहने का मतलब है। चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A uniform string is vibrating with a fundamental frequency n. If radius and length of the string is doubled, then the frequency of string will become. A uniform string is vibrating with fundamental frequency. A fundamental frequency जो string का होता है वो 1/12 root of t by mu होता है। इन्होंने बोला है कि if radius and length of the string is doubled, रेडियस और लेंथ, लेंथ तो हमें यहाँ पे दिख रहा है लेकिन रेडियस नहीं दिख रहा है, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, म्यू को निकालेंगे यहाँ से और उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग, सिलेंड्रिकल स्ट्रिंग। इसका जो वॉल्यूम होगा वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो म्यू जो होगा वो होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल। तो म्यू का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो डेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर आ गया म्यू। इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल दो, ये कई बार कर चुके हैं हम लोग। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2L रूट ऑफ टी बाय रो पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2LR अंडर रूट टी बाय रो पाई। अब देखो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो L के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और R के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड R। तो अब क्या करना है बताओ, नया फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मान लेते हैं आपका जो N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L/R, इसका मतलब N2/N1 कैसे लिख सकते हो आप, N2/N1 इज इक्वल टू 1/L1R1 अपॉन 1/L2R2। तो N2/N1 विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, L2R2 अपॉन L1R1। अच्छा, सो N2 नई फ्रीक्वेंसी N2 विल बी इक्वल टू N1। पुरानी फ्रीक्वेंसी आपकी N दे के रखी हुई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुरानी N, तो N ले लो। और बोला ये गया है कि रेडियस एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल, दोनों डबल हो गया। तो इसका मतलब L2 जो है वो 2L1 हो जाएगा और R2 जो है वो 2R1 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और रेडियस दोनों डबल हो चुका है। तो L1R1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 4N, N2 इज इक्वल टू 4N आ जाएगा। तो 4N आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, 4N तो दिख ही नहीं रहा है भाई, कुछ उल्टा कर दिया क्या।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अगर डबल करोगे तो 4 टाइम्स कम हो जाना चाहिए। कुछ तो घपला कर दिया हम लोगों ने। n2 ना, यहाँ 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 मिस्टेक किया है बच्चों, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक किया है। क्योंकि देखो अगर डबल हो रहा है लेंथ और रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो आप कि लेंथ और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी, और रेडियस डबल कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी और आधी हो जाएगी, तो 4 गुना कम हो जाएगा। तो आंसर तो आपका ये आ जाएगा डायरेक्टली। कभी कभार इस तरह से भी दिमाग लगा लेना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली जाओगे तो इसमें हम लोगों ने गड़बड़ किया। देखो n2 अपॉन n1 लिख रहे हो ना, तो n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन L2R2 अपॉन 1 अपॉन L1R1 आएगा। ये मिस्टेक किया था हम लोगों ने। तो n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू L1 ऊपर जाएगा, R1 ऊपर जाएगा, L2 और R2 आ जाएगा। तो L1 R1 अपॉन, देखो लेंथ और रेडियस जो है वो 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया था, तो फाइनल लेंथ 2 टाइम्स इनिशियल लेंथ हो जाएगा, फाइनल रेडियस 2 टाइम्स इनिशियल रेडियस हो जाएगा। L1 R1 कैंसिल, 1/4 आ जाएगा। सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1/4, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी इन्होंने n दे के रखा हुआ है, तो ये आपका n2 विल बी इक्वल टू 4/n आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। अरे यार फिर क्या कर रहा हूँ मैं, n/4 आ जाएगा, सॉरी, n/4 आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। वो तो हमने पहले ही देख लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The sequence of harmonics of a pipe open at one end and closed at other end is 250 Hz and 350 Hz respectively. The resonating length of the air column in its fundamental mode will be, एक मिनट, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है? The sequence of harmonics of a pipe open at one end and closed at the other end. हे भगवान, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये एक ही पाइप की बात कर रहा है, पाइप ओपन एट वन एंड और क्लोज एट अदर एंड, तो सीधा बोलो ना क्लोज एट वन एंड, मतलब एक पाइप है जो एक एंड से खुला है, दूसरे एंड से बंद है। इसके अंदर आपका जो फ्रीक्वेंसीज होता है आपको पता है, n 3n, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर देयर, n 3n 5n 7n, ऐसे इस प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने क्या देखे रखा है कि उसका जो आपका सीक्वेंस है वो 250 हर्ट्ज और 350 हर्ट्ज है, मतलब एक के बाद जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज और 350 हर्ट्ज है। पर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, पर एक के बाद दूसरी होगी। जैसे 3n 5n हो सकता है, ये 3n ये 5n, या ये 5n ये 7n, या ये 9n 11n, ऐसा हो सकता है एक के बाद दूसरा, पर कौन सा है ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है। द रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन इट्स फंडामेंटल मोड इज, तो हम लोग को इसका रेजोनेटिंग लेंथ यहाँ पे निकालना है फंडामेंटल मोड में। फंडामेंटल मोड मतलब क्या, इसकी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L होती है, तो यही L हमको चाहिए। तो एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर भी दिया हुआ है। अब देखो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे आप 5n में से 3, अगर मान लो अगर मान लो ये जो दो फ्रीक्वेंसीज है वो 5n 3n और 5n दिया होता, तो 5n माइनस 3n कितना होता है, 2n होता है। अगर 7n 5n है तो 7n माइनस 5n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मतलब अगर एक के बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी देके रखी है लाइन से, तो डिफरेंस जो होगा हमेशा 2n का आएगा, है ना। ये जैसे कि 9n माइनस 7n अगर है तो भी 2n आएगा, तो डिफरेंस हमेशा किसका आएगा, 2n के बराबर आएगा। तो डिफरेंस विल ऑलवेज बी 2n। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे आजा भाई, अरे डिफरेंस जो होगा वो 2n का ही होगा। तो डिफरेंस कितना होगा, 350 माइनस 250 माइनस 250, दैट विल बी इक्वल टू 2n। 350 माइनस 250 कितना होता है बताओ, 100 होता है। 100 इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ से आपको n का वैल्यू 50 हर्ट्ज आ गया। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो मिल गया। अब आपको लेंथ का वैल्यू चाहिए, तो बस फॉर्मूला यूज कर लो। क्लोज एट वन एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू V/4L होगा, तो L का वैल्यू V/4n हो जाएगा। V इज 340 मीटर पर सेकेंड, सो 340 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपको मिल रहा है 50, अरे 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 n गड़बड़ कर दिया, 340/4 इंटू n का वैल्यू 50 डाल दो, तो ये आपका हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 20, और ये हो जाएगा आपका 1.7 मीटर।
दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। 1.7 मीटर इज योर आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेजोनेंस ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड इज ऑफ हाइट 1.5 मीटर। ओके, रेजोनेंस ट्यूब है और इसका टोटल हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए ठीक है। अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज इज वाइब्रेटिंग नियर द ओपन एंड। ट्यूनिंग फोक इसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, वो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर कॉलम फॉर विच रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड इज, ये आपका नेग्लेक्ट एंड करेक्शन लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मिनिमम हाइट ऑफ वाटर, अच्छा कितना मिनिमम हाइट वाटर का होगा जिसकी वजह से आपका रेजोनेंस यहाँ पे आ जाए। तो पहले देख लेते हैं कि रेजोनेंस कौन से लेंथ पे आता है, फिर हम लोग इसके अंदर पानी डालते जाएंगे। अब फर्स्ट रेजोनेंस क्या आएगा, देखो हमने देखा था कि फर्स्ट रेजोनेंस का जो लेंथ होता है, अब ये कई बार कर चुके हैं अभी रेजोनेंस में, तो फर्स्ट रेजोनेंस का जो लेंथ होता है वो λ/4 होता है। सेकेंड रेजोनेंस का लेंथ 3 λ/4 होता है। थर्ड रेजोनेंस करने जाओगे तो 5 λ/4। तो रेजोनेंस के जो लेंथ्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो अगर आप देखो तो L1 का वैल्यू उन्होंने क्या देके रखा है, इसमें रिलेशन अगर आप निकालोगे तो L1 L2 L3 इस तरीके से चलता जाएगा। अब हमें क्या देके रखा हुआ है, देखो कि पूरे रेजोनेंस ट्यूब का हाइट जो है 1.5 मीटर है, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, और अगर सपोज करो आप चाहते हो कि इस पे रेजोनेंस आए 340 हर्ट्ज पे, तो क्या लेंथ होगा। तो आप एक काम करो, पहले तो लैम्डा निकाल लो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। लैम्डा अगर निकालोगे तो क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा से, तो आपको सारे लेंथ्स मिल जाएंगे तो आइडिया आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा पे अगर आप देखोगे तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 340 हर्ट्ज, तो 340 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितना है 340, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी 340 हर्ट्ज है, हाँ तो सही है, इंटू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू तो आपको 1 आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, हाँ तो ठीक है 1 मीटर, लैम्डा का वैल्यू आपका 1 मीटर आ गया। अब देखो आपके सारे रेजोनेटिंग लेंथ्स है, सबसे पहले λ/4 पे आएगा, मतलब एयर कॉलम इतना बड़ा होना चाहिए। तो L1 का वैल्यू कितना है बताओ, 1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर। सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ कितना आ रहा है 3 टाइम्स 3/4 दैट इज 0.75 मीटर, है ना। थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ कितना आ रहा है 5 टाइम्स 25 बाई 1.25 मीटर। अब याद रहे कि 1.25 मीटर जो है इसका लेंथ नहीं है, इसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर है, तो पूरा लेंथ ही आपका क्या एयर कॉल, इसका जो ट्यूब का लेंथ है वो कितना है 1.5 मीटर ही है। अगर मैं फोर्थ केस की बात करूं L4 विच इज 5 λ/4 हो गया ना, तो अगला रेजोनेटिंग लेंथ क्या हो जाएगा 7 λ/4। तो 7 λ/4 का मतलब होता है 7/4। अब 7/4 अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 7/4 का वैल्यू आएगा 5 का हो गया ना, 5 डिवाइड बाई 4 1.75। अब 1.75 मीटर का तो आपका यहाँ पे ट्यूब भी नहीं है, ट्यूब कितना है 1.5 का। कहने का मतलब क्या है, देखो कि मान लो मुझे रेजोनेंस चाहिए, तो रेजोनेंस के लिए मेरा एयर कॉलम का सबसे पहले एयर कॉलम का लेंथ कितना होना चाहिए, पहला लेंथ जो आपको यहाँ पे आ रहा है 0.25 मीटर का तो होना चाहिए। तो अब टोटल आपके पास 1.5 अवेलेबल है, अगर एयर कॉलम 0.5 मीटर तक भी रहे तो काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0.5 छोड़कर पूरा पानी भर दूंगा, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट केस में अगर वाटर का हाइट देखा जाए तो कितना होगा, पूरे 1.5 में से 0.5 छोड़ के मैंने पानी भर दिया, तो 1.5 माइनस 0.25 है ना, 1.5 माइनस 0.25, तो वाटर का जो हाइट है 1.5 माइनस 0.25 ये 1.25 मीटर हो जाएगा। तो मैंने पूरा 1.25 मीटर का वाटर का हाइट भर के रखा हुआ है, पर ये कुछ ज़्यादा ही पानी भर दिया हम लोगों ने, राइट। ये फर्स्ट रेजोनेंस है। इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम कितने हाइट पे रेजोनेंस आ सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब अगले रेजोनेटिंग लेंथ पे जाऊंगा कि अब किस लेंथ पे रेजोनेंस होगा। तो हमने देखा सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ 3 λ/4 होता है, और 3 λ/4 हमें कितना मिला 0.75 मिला।
तो अब मुझे 0.75 खाली छोड़ना है, तो पानी मुझे कम भरना पड़ेगा, है ना। तो 1.5 माइनस 0.75 अगर करोगे, सेकेंड केस में हाइट कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 0.75, तो ये आपका 0.75 का वाटर डाल दो इसके अंदर। तो अब सेकेंड केस में आपने 0.75 मीटर तक का वाटर का हाइट भरा हुआ है। तो अब आपका पानी आपने कम कर दिया, पहले 1.25 भरा था, अब 0.75। अब अगला रेजोनेंस देखते हैं, अगला रेजोनेंस किस पे आ रहा है, 1.25 मीटर पे आ रहा है। 1.25 मीटर पे आ रहा है, इसका मतलब क्या, थर्ड केस में अब आप पानी का लेवल और कम करोगे, क्योंकि अब एयर कॉलम हमें कितना रखना है, 1.25 पूरा एयर कॉलम रहेगा। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बताओ, 1.5 में से अगर आपने 1.25 हटा दिया, तो आई थिंक आपका 1.5 माइनस 1.25 हटाओगे तो 0.25 बचेगा। 0.25 मीटर का आपने बस अब इस बार पानी भरा हुआ है, 0.25 मीटर का, बाकी में एयर कॉलम है। और अब थर्ड रेजोनेंस पे हम आ चुके हैं, काफी कम पानी का लेवल हो चुका है। फोर्थ केस देख लेते हैं। अब देखो फोर्थ रेजोनेंस कब आएगा, 1.75 मीटर का हमको एटलीस्ट एयर चाहिए। 1.75 मीटर का एयर तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा पानी खाली भी कर दोगे तो ये जो ट्यूब है उसमें 1.5 मीटर का ही लेंथ हो पाएगा। तो अब इसमें 3 रेजोनेंस से ज्यादा नहीं हो पाएगा। 3 ही रेजोनेंस पॉसिबल है जिसमें एयर कॉलम का लेंथ 0.25, 0.75, 1.25 मीटर हो। इतना एयर का कॉलम बनाने के लिए आपको पानी कितना भरना पड़ेगा, पहले केस में 1.25 मीटर, दूसरे केस में 0.75 मीटर का वाटर का हाइट होना चाहिए, और तीसरे केस में पानी भरना पड़ेगा 0.25 मीटर। इन्होंने सबसे मिनिमम वाटर का हाइट बोला है, तो सबसे मिनिमम वाटर का हाइट कहाँ पे आएगा बताओ, 0.25 मीटर। 0.25 मीटर का मतलब होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.25 इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 25 सेंटीमीटर वुड बी योर आंसर। ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर था इस क्वेश्चन का। नेवरदलेस होपफुली जो जिस तरीके से समझाया है आप तक बात पहुंच गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। A load is applied to a string of length 100 cm and weighing 0.5 gram is connected to a tuning fork of frequency 150 Hz and it vibrates in 3 loops for transverse arrangement. The tension in the string is। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके टेक्स्ट बुक में तो इसकी थियरी नहीं दी हुई है, पर क्वेश्चंस आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो देखते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये आपके सीटी के एग्जाम में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं जिस बुक में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें तो देख के रखा है कि ये पूछा गया है, 2022 में पूछा गया ऐसा वो बुक कहती है। आई एम नॉट श्योर, वेरी मच श्योर अबाउट दैट। अब बुक कहती है तो सही होगा, क्योंकि बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रांसवर्स अरेंजमेंट होता है एक, और एक आपका लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है। ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट, ट्यूनिंग फोक और स्ट्रिंग का क्या चक्कर है, ये पहले मैं आपको थियरी समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक से मिसिंग है। बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है, पर क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो भी है आप एग्जाम में अच्छे से डील कर पाओ। समझ गए? देखो इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसको किसी चीज़ से अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ट्यूनिंग फोक से बांध देते हैं ऐसे। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ट्यूनिंग फोक आपका वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे। जब ट्यूनिंग फोक ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, तो ऐसे केस में आपका क्या होता है कि ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे अगर सपोज करो ट्यूनिंग फोक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट करे, देखो स्ट्रिंग यहाँ पे है और ट्यूनिंग फोक ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेशन और स्ट्रिंग का लेंथ, ये दोनों अगर आपके परपेंडिकुलर हो तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या? ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। अब इस ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में देखो होता क्या है कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। अब देखो कैसा होगा, जैसे ट्यूनिंग फोक पूरी तरह से फैल जाएगा नीचे की ओर, तो आपका स्ट्रिंग भी नीचे से फैल जाएगा ऐसे। अब ट्यूनिंग फोक धीरे धीरे ऊपर आएगा तो स्ट्रिंग भी ऊपर आएगा, अंदर जाएगा तो स्ट्रिंग ऊपर चला जाएगा, स्ट्रिंग ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और आपका ट्यूनिंग फोक भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये एक बार ऑसिलेट करेगा तो स्ट्रिंग भी एक बार ऑसिलेट कर चुका होगा, तो आपकी स्ट्रिंग और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी मैं n मान लेता हूँ,
ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी में कैपिटल एन मान लेता हूँ, तो इस केस में कैपिटल एन और एन दोनों सेम होंगे, और आपको पता है एन का वैल्यू होता है 1/12 √T/μ। तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/12 √T/μ। मान अगर ये कब है, जब इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, आपका जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ एक लूप बना रहा है और वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में ही नंबर ऑफ लूप्स बन जाते हैं, मतलब आपका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और उसमें नंबर ऑफ लूप्स बन जाएंगे इस तरीके से स्ट्रिंग में। अब देखो हम लोग को पता है कि जितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। मानो 3 लूप्स बन रहा है तो 3 फंडामेंटल एन 3n फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर सपोज करो p आपका नंबर ऑफ लूप्स बन रहा है, अगर एक ही लूप है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर p नंबर ऑफ लूप्स बन रहा है तो आपकी जो फंडामेंटल ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी वो p टाइम्स n हो जाएगा। p टाइम्स n का मतलब क्या होता है, p/12 √T/μ। ठीक है, और यही केस आपका होगा ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में। तो ये ट्रांसवर्स अरेंजमेंट ही देके रखा हुआ है, मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ और मैं आपको उसके बाद बोलता हूँ कि अगर लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट होगा तो क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में आप देख सकते हो ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी n है वो p/12 √T/μ होता है। अब बताइए इन्होंने क्या देके रखा हुआ है। A load is applied to a string of length 100 सेंटीमीटर। लेंथ 100 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है, वेट, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से इन्होंने वेट 0.6 ग्राम में देके रखा हुआ है। 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 3 लूप्स बना रहा है। तो क्योंकि सब SI यूनिट में CGS यूनिट में देके रखा हुआ है तो हम CGS यूनिट में ही सब कुछ ले लेते हैं, हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो L का वैल्यू आपका 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं और उसके बाद वेइंग 0.6 ग्राम। अच्छा एक सेकेंड, a load is applied to a string of length 100 centimeter and weighing 0.6 gram is connected to a tuning fork of frequency 150 hertz and vibrates in 3 loops. For transfer arrangement tension in the string is टेंशन अच्छा पूछा गया है, मतलब weighing 0.6 ग्राम मतलब स्ट्रिंग का ही लेंथ है। तो स्ट्रिंग का लेंथ है मतलब मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है वो। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। मास दिया हुआ है 0.6, लेंथ दिया हुआ है 100, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 0.6/100। ओके ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे 3 दे के रखा हुआ है और पूछा फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 150। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज दे के रखी हुई है, तो 150 हर्ट्ज लिख दो यहाँ पे। और पूछा क्या गया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये सारे वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, ये ऊपर वाले इक्वेशन में आपको टी का वैल्यू मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। तो एन का वैल्यू क्या बताओ, एन का वैल्यू 150 है, सो देयरफॉर 150 इज इक्वल टू 3/2। लेंथ का वैल्यू आपका 100 है तो ये 200 हो जाएगा √T/μ। म्यू का वैल्यू क्या है 0.6/100, तो 0.6 100 ऊपर चला जाएगा तो /100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 3 5 15, 3 5 15, यस। तो 5 2 10, तो 5 2 10 और उसके अलावा 1 2 3 3 0 और आ जाएगा। 5 2 10 और 3 0 और आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू √100T/0.6। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका 10⁴ था, 1 2 3 4 स्क्वायर करोगे तो 10⁸ हो जाएगा और ये 100T/0.6 हो जाएगा। तो T का वैल्यू आप देख सकते हो 0.6 और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या दे के रखा है वो देखना पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ पे इसको मैं एक 10 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, 6 × 10⁵। और टेंशन वैसे न्यूटन में होता है पर क्योंकि हम लोगों ने सब CGS यूनिट यूज़ किया हुआ है तो ये डाइन में आ जाएगा। तो 6 × 10⁵ डाइन, यानी कि आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था लॉन्जिट्यूडिनल के केस में क्या होता है। देखो अगर लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट रहा, लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट, तो लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट में क्या करते हैं, आपका जो ट्यूनिंग फोक होता है वो ऐसे वाइब्रेट करता है, मतलब लेंथ के पैरेलल वाइब्रेट करता है इस तरीके से। तो आपका अगर स्ट्रिंग ऐसा है तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का लेंथ
उसके पैरेलल आपका ट्यूनिंग फोर्क आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट। अब इसमें होता क्या है देखो बच्चों, कि जैसे मान लो आपका ट्यूनिंग फोर्क बाहर निकला, ऐसे बाहर निकला तो स्ट्रिंग नीचे आ जाएगा ऐसा मुड़ के। अब जब स्ट्रिंग अंदर आएगा तो आपका जो ये रस्सी है वो खींच जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। हालांकि वो ऊपर जा रहा है, जैसे ये फोक अंदर आता है तो ये ऊपर जाता है और अभी भी ऊपर जा रहा है। और जब ये बाहर आने की कोशिश, जब ये ट्यूनिंग फोक बाहर आता है तो इनर्शिया की वजह से ये अभी भी ऊपर जाता है, क्योंकि देखो अभी तक ऊपर गया नहीं है। तो जैसे आपका ट्यूनिंग फोर्क ऐसे बाहर था ना, ऐसे बाहर से अंदर आया और बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे ये वाला जो नीचे था, नीचे से ऊपर आया, अब वो ऊपर गया नहीं है, इसके पास स्पीड है, तो स्पीड और इनर्शिया की वजह से ये ऊपर ही जाता है। तो इसका मतलब जब ये बाहर आ भी जाएगा तो ट्यूनिंग फोर्क ऊपर ही जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये अंदर आता है तो फिर रस्सी खींच जाता है इस तरीके से। या आप ऐसा बोल सकते हो, जब ये अंदर आता है तो रस्सी फिर खींच जाता है, और उसके बाद जब ये फिर बाहर निकलता है तो उसके बाद फिर रस्सी वापस नीचे आ जाता है। अब देखो ध्यान से, इस पहले पोजीशन पे आया ये स्ट्रिंग पहले पोजीशन पे आया, तो यहां से लेकर जब वो यहां तक गया तो स्ट्रिंग का एक ऑसिलेशन हुआ। स्ट्रिंग का कितना ऑसिलेशन हुआ? एक ऑसिलेशन। पर तब तक ट्यूनिंग फोर्क दो ऑसिलेशन कर चुका है। देखो बाहर था, अंदर गया, फिर बाहर आया, एक ऑसिलेशन, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, दो ऑसिलेशन। मतलब स्ट्रिंग जितनी बार ऑसिलेट करेगा ट्यूनिंग फोर्क उससे डबल ऑसिलेट करता है। ऐसा चक्कर होता है लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट में। तो इसलिए लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट में ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, और 2 कैंसिल हो जाता है, तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 1/L रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है। ठीक है, आधी फ्रीक्वेंसी होती है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ये आपका लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट। तो अगर ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है तो यहाँ पे 2 आएगा, n इज इक्वल टू 1/12 आएगा, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे 1/L आता है। और अगर नंबर ऑफ लूप ज्यादा बन रहा है, मान लो आपका जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ लूप ज्यादा बन रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो। फॉर नंबर ऑफ लूप्स p, आपका जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी वो p/L हो जाएगा √T/μ। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर है। अगर अरेंजमेंट ट्रांसफर्स होगा तो नीचे 2 आएगा, और अगर अरेंजमेंट ट्रांसफर्स नहीं होगा, लॉन्जिट्यूडनल होगा इस तरीके से, तो नीचे 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनकेस अगर मान लो ट्रांसफर्स की जगह पे लॉन्जिट्यूडनल या फिर पैरेलल अरेंजमेंट लिखा हो, पैरेलल अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है उस फॉर्मूले के बजाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन open pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe, L meter long. The length of the open pipe will be, चलो ठीक है, ये तो सिंपल होना चाहिए। The second overtone of an open pipe, तो पहले बना open pipe, इसका लेंथ L डैश रख दो, और इसका सेकेंड ओवरटोन की बात करते हैं। अब इसमें देखो कि इसके ओवरटोन्स कैसे होते हैं। पहले तो n होगा, उसके बाद 2n, 3n, 4n, इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया और ये इसका सेकेंड ओवरटोन हो गया। ठीक है, सब में हम इसके डैश डैश लगा देंगे। तो सेकेंड ओवरटोन क्या होगा इसका बताओ? इसका सेकेंड ओवरटोन होगा 3n, इसका सेकेंड ओवरटोन 3n होता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है np इज इक्वल टू p+1 इंटू n होता है। ओवरटोन का जो फॉर्मूला होता है वो p+1 इंटू n होता है, पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स के लिए। ओके, तो इसमें से भी अगर आप np इज इक्वल टू p+1 इंटू n में अगर आप p का वैल्यू 2 डालोगे तो आपको 3n मिल जाएगा। n इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो आप ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/2L डैश। तो ये आपका इसका सेकेंड ओवरटोन n2 डैश, दैट इज v/2L डैश, ये इसका सेकेंड ओवरटोन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप। अब क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन बनाते हैं, और इसका लेंथ इन्होंने L लेके रखा हुआ है। इसका फर्स्ट ओवरटोन, अब इसकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होती है? इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, n, 3n, 5n, 7n। तो ये फंडामेंटल को छोड़ के पहली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन आ गया इसका।
इसका फर्स्ट ओवरटोन आपका 3n है, और ये फर्स्ट ओवरटोन हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होता है, तो ये इसका फर्स्ट ओवरटोन है। सेकेंड ओवरटोन ऑफ अ ओपन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, n2 n1 के इक्वल है, n2 इज इक्वल टू n1। तो n2 का वैल्यू क्या है, 3V/2L, 3V/2L इज इक्वल टू 3V/4L, ये n1 के इक्वल हो जाएगा। तो V और V चला गया यहाँ पे, 3 और 3 भी चला गया यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, L' इज इक्वल टू 12 आ गया। लेंथ ऑफ द ओपन पाइप 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, 69। कितने क्वेश्चंस बचे हैं, लेट मी जस्ट चेक, 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, चलो। ओके, an air column in a pipe open at one end of length 24 centimeter resonates with frequency 320 hertz if end correction is 1 centimeter, velocity of sound is, ठीक है, तो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी आपको देके रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 320 हर्ट्स, और एयर कॉलम ओपन एट वन एंड है। अच्छा, ओपन एट वन एंड बोला गया, पाइप ओपन एट वन एंड, एक ही एंड पे ओपन है, तो 24, अच्छा इसका लेंथ 24 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर है, उसको आप क्या कर सकते हो, चलो ठीक है, इसका एंड करेक्शन यहाँ पे एक बार ई लग जाएगा, तो पूरे एयर कॉलम का जो लेंथ हो जाएगा वो L प्लस ई हो जाएगा, L का वैल्यू 24 और एंड करेक्शन इन्होंने 1 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, +1 तो 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ये आपका लेंथ आ गया एयर कॉलम का, ठीक है, एयर कॉलम का लेंथ आ गया, और फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है इसका, तो इसका फंड और कुछ नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही होगा, तो चलो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पाइप क्लोज एट वन एंड, V/4L होता है, हमें चाहिए क्या क्या चाहिए बताओ, वेलोसिटी चाहिए, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4NL हो जाएगा, भेजोगे यहाँ पे तो 4N का वैल्यू 320 हर्ट्स और L का वैल्यू 25 × 10⁻², 25 × 10⁻², 25 × 400 हो जाएगा, जो है 10⁻² को ख़त्म कर देगा, तो 320 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, चलो अभी स्टैंडिंग वेव पे वापस आ गया, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन cos kx sin ωt, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओके, मेरे हिसाब से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोला है, एक सेकेंड, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0.2 cos 2πx/60 और sin 150πt, इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a, देखो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन या स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, x है तो यहाँ पे kx आएगा, और t है तो यहाँ पे ωt आ जाएगा, sin ωt, और मैंने कहा था कि स्टैंडिंग वेव जो होता है या स्टेशनरी वेव होता है, उसका एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का अलग अलग होता है, तो वो ये पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब अगर मैं x का वैल्यू 10 डाल दूं 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, तो उस पार्टिकल का आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप देखो इसी में आपका टोटल एम्पलीट्यूड देखो, जो x के साथ लगा है ये टोटल मिला के, मतलब जो ωt वाला टर्म है उसको आप छोड़ दिया करो, उसके अलावा जो भी बच जाता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है स्टैंडिंग वेव का, तो ये पूरा स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a cos kx। आप देखो कि cos kx की जगह पे आप ये लिख सकते हो, और ये 2a cos kx जो है वो क्या है आपका 0.2 cos 2πx/60, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया,
तो बस x का वैल्यू डाल दो, आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा उस पार्टिकल का। तो x का वैल्यू 10 है, ओरिजिन से उन्होंने बोला है 10 मीटर पे हमको चाहिए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, तो बस x का वैल्यू 10 डाल दो। आपको बस एम्पलीट्यूड पहचानना है कि ये पूरा एम्पलीट्यूड है, t वाले टर्म को छोड़ के जो बच जाता है उसके साथ जो लगा रहता है वो आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो a 0.2 cos 2 पाई x बाई 60, 2 पाई बाई 60 और x का वैल्यू उन्होंने बोला है 10 डालने के लिए। तो ये गया 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है, cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसका मतलब 0.1 मीटर का एम्पलीट्यूड हो गया। 0.1 मीटर आना चाहिए, 0.01 मीटर कैसे आ गया? तो या तो कुछ तो घपला है इसमें, कुछ तो घपला है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 70 है, नहीं, अच्छा 0.02 है, सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये 0.02 दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, 0.02 है, तभी तो बोल रहा है आंसर क्यों नहीं आ रहा। दिस इज 0.02, समझ जाओगे ना, 0.02 करेक्ट कर लेना, इवन अगर पीडीएफ जो मैंने दिया उसमें करेक्ट कर लेना, तो ये 0.02 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, 0.02, यहाँ पे भी 0.02, ये सब में आपका 0.02 आ जाएगा, 0.02। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है यहाँ पे 0.02, तो ये 0.01 मीटर आ जाएगा, एंड दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी, इसमें ओके, लास्ट 4 क्वेश्चंस आई गेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ट्यूनिंग फोक्स x and y आर रेस्पेक्टिवली 1.4% मोर एंड 2.5% लेस देन दैट ऑफ द ट्यूनिंग फोक z। देखो एक z है और ये एक x है और एक y है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग nz ले लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी nx और इसकी फ्रीक्वेंसी ny। अब वो बोल क्या रहा है कि x और y की फ्रीक्वेंसी 1.4% ज़्यादा और 2.5% कम है, तो 1.4% ज़्यादा x का है और 2.5% कम y का है, किससे? z से। यानी कि x की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.4% ज़्यादा है z से, वही ना, हाँ 1.4% ज़्यादा है z से, मतलब nz से 1.4% ज़्यादा है, मतलब nz में आप nz का 1.4% ऐड कर दो, है ना। nz से 1.4% ज़्यादा होने का मतलब क्या है, 1.4% ऑफ nz में मिला दोगे तो इतना इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी nx की। तो nx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा nz प्लस 1.4% का मतलब 1.4/100 nz हो जाएगा आपका ये nx हो गया। और उसी तरीके से अगर मैं ny की बात करूं तो वो कह रहा है कि ny का मतलब y का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.5% कम है z से, तो मतलब nz माइनस 2.5/100 nz हो जाएगा। 2.5% कम है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, इतना ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, व्हेन ट्यूनिंग फोक्स x एंड y आर साउंडेड टुगेदर, x और y, ऑब्वियस बात है x और y में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है nx जो है इसमें प्लस हो रहा है, ny में माइनस हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो आपका nx बड़ा है ny छोटा है, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि x और y को जब दे आर साउंडेड टुगेदर 10 बीट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस्ड, 10 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब nx और ny में डिफरेंस 10 का है, nx बड़ा है ny छोटा है, तो nx माइनस ny डिफरेंस आपका 10 का आ जाएगा। ये देखे रखा है 10 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रहा है। अब nx का वैल्यू डालो, ny का वैल्यू डालो, तो nz प्लस 1.4/100 nz, ये nx हो गया, माइनस ny nz माइनस 2.5/100 nz, 5/100 nz एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। तो nz हो जाएगा कैंसिल, माइनस किया 1.4/100 nz और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5/100 nz एंड दैट इज इक्वल टू 10।
Z की ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो NZ हमको यहाँ से मिल जाएगा 1.4 प्लस 2.5 विल गिव अस 3.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 और 1 3, 3.9 अपॉन 100 NZ इज इक्वल टू 10। अरे तो बड़ा अजीब नंबर आ गया। 1.4 2.5, फिर से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 1.4% 2.5% लेस, हाँ बराबर है यार। करेक्शन 2 प्लस 1 3, 3.9 अपॉन NZ, तो NZ का वैल्यू ठीक है यार, क्या दिक्कत है। NZ का वैल्यू जो है वो 1000 अपॉन 3.9 आ जाएगा, 1000 अपॉन 3.9। अब आई थिंक मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली लिया गया रहेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो आंसर आएगा नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 3.9 को अगर मैं 4 मान के चलूँ तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ 8, 4 5 ज़ 20, अब तो ही ये 250 हर्ट्ज आएगा आपका मेरे हिसाब से, पर 256 लिखा हुआ है। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम लोग। NX माइनस NY 1.4 अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100, चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। 3.9 बराबर है 3.9 NZ अपॉन 100 इज इक्वल टू 10, 3.99999 सब सही तो है। लेट अस चेक आपका, अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं तो NZ का वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 3.9 कितना होता है। 1000 डिवाइडेड बाय 3.9 विल गिव यू 256.4। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली नहीं ले सकते, इसका आंसर 256.4 आ रहा है। एक्चुअली इसका अप्रॉक्सीमेशन लेना सही नहीं होगा, 256.4 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 256, ऐसा आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। ठीक है, 3.9 का 4 लोगे तो घपला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको 3.9 ही रखना है, सॉल्व करोगे 256.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेसिव वेव का 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी आपका 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और व्हाट इज द चेंज इन फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। अगर टाइम गैप आपका 2 पॉइंट के बीच में टाइम गैप 0.01 सेकेंड है, तो चेंज इन फेज यानी कि फेज डिफरेंस कितना होगा। अगेन ये वही टेबल जो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा टी, राइट, और उसके बाद यहाँ पे आपका 2 पाई लैम्डा और कैपिटल टी, मतलब ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। तो आप देखोगे तो हम लोग डेल्टा फाई और डेल्टा टी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, डेल्टा फाई और डेल्टा टी, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको डेल्टा फाई चाहिए, तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई विल बी इक्वल टू, अब देखो डेल्टा टी का वैल्यू आप डालोगे तो 0.01 इंटू ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, और आपको पता है 1 अपॉन टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी देके भी रखा हुआ है, तो वेलोसिटी देने की आई थिंक जरूरत नहीं थी यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मेरे हिसाब से डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, हाँ 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.01, और ये आपका 1/t जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, तो बस फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 0.01 इंटू 2, 0.02 पाई हो जाएगा, तो 0.02 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज का है ना, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 50 0.2 101 आई थिंक पाई रेडियन आ जाएगा, आई एम नॉट रॉन्ग। 50 इंटू 0.021 होता है, 50 इंटू 0.02 विल गिव यू 1 पाई रेडियन आ जाएगा, पाई इज योर आंसर। सो दिस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको वेलोसिटी की जरूरत भी नहीं थी। 2 ऑर्गन पाइप और 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स, 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स दिया हुआ है, 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज N1 एंड N2, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 है, आर जॉइंड इन सीरीज, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पाइप इज, अच्छा इनको जोड़ दिया गया है, चलो ठीक है, इसका लेंथ L1 मान लेते हैं, इसका लेंथ L2 मान लेते हैं। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है V/2 L1,
अगर ओपन पाइप है तो वैसे यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/2L2। जब आप इसको जोड़ोगे तो टोटल लेंथ जो है आपका ऐड हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पे L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/2N1, और L2 का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V/2N2 मिल जाएगा। मान लो हमने इनको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आपका नया पाइप बना जिसका लेंथ L1 और L2 टोटल जोड़ के आपका L बन गया, है ना, ये L बन गया। तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं N है, तो हमें वही ढूंढना है, क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू पाइप ढूंढना है। तो न्यू पाइप ढूंढना है, इसका मतलब N = V/2L ढूंढना है, और L का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, L1 + L2 हो जाएगा, यही। तो L1 और L2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब L1 का वैल्यू आप देखोगे तो V/2N1 है, V/2N1, और V/2N2 L2 का वैल्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हो N का वैल्यू क्या आ गया, बताओ, V/2। अब यहाँ से काम करो, V/2 कॉमन ले लो, V/2 कॉमन ले लो, तो V/2 बाहर निकालोगे तो 1/N1 + 1/N2 आ जाएगा। 2 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो N = आपका 1/N2 + N1/N1 हो जाएगा। N1 N2 ऊपर चला जाएगा, तो N1 N2/N1 + N2, N2 + N1 को N1 + N2 लिख सकते हो। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये पूरे जोड़े हुए पाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 N2/N1 + N2, एंड दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। अ सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन, देयर आर 4 नोड्स एंड 3 एंटीनोड्स। थर्ड ओवरटोन, सोनोमीटर वायर मतलब 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके, तो ये देखो, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये आपका फर्स्ट ओवरटोन। तो देखो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप्स बनते हैं। अब अगर एक ही लूप बन रहा है तो एक लूप के केस में क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2 नोड्स बनेंगे और एक एंटी नोड बनेगा, राइट। इसकी जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी योर फर्स्ट ओवरटोन। अब आप लोगों को पता है कि जो स्ट्रिंग का केस होता है, स्ट्रिंग के केस में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, N 2N 3N 4N 5N इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ये आपका जो इसके बाद जिस बात का फ्रीक्वेंसी वो 2N है, इसे हम इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। फर्स्ट ओवरटोन के केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड बन रहा है, नोड बन रहा है, नोड बन रहा है, और 2 एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ओवरटोन में आप नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स गिन लो। यहाँ पे इसको याद भी रख सकते हो, अगर याद रख पाओ तो जनरल केस हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट ओवरटोन में आप देख सकते हो 3 नोड्स बन रहे हैं, 2 एंटी नोड्स बन रहे हैं और 3 नोड्स बन रहे हैं, यही हो रहा है ना। 3 नोड्स बन रहे हैं, 2 एंटी नोड्स बन रहे हैं। सेकेंड ओवरटोन की बात कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ ऐसी होती है, 2 लूप बन रहा था, 3 लूप बनेगा, ऐसे एक एक लूप बढ़ता जाता है अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो। ये सेकेंड ओवरटोन है, सेकेंड ओवरटोन दैट इज इक्वल टू 3N। फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, 3N। इसमें गिन लो भाई आपका नोड 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 नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। तो आप सेकेंड ओवरटोन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ओवरटोन, तो इसमें 1 2 3 4 नोड्स बन रहे हैं, मतलब 3 एंटी नोड्स बन रहे हैं और 4 नोड्स बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो। फर्स्ट ओवरटोन में 2A 3N, मतलब फर्स्ट है 1 है तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा। सेकेंड ओवरटोन 2 है तो यहाँ पे 3 और 4 आएगा। वैसे अगर मैं लिख दूं पीथ ओवरटोन, पीथ ओवरटोन, तो 2 का 3 4 हुआ तो P का क्या हो जाएगा, P + 1 एंटी नोड्स और P + 2 नोड्स हो जाएगा, यही ना, इस तरीके से। तो आप बताओ क्या बोला इन्होंने, थर्ड ओवरटोन की बात कर रहा है वो, थर्ड ओवरटोन। तो बस P की जगह पे 3 डाल दो, P = 3। तो थर्ड ओवरटोन में क्या हो जाएगा बताओ, 2 3 4 था, थर्ड ओवरटोन में क्या आ जाएगा, 3 4 एंटी नोड्स और 5 नोड्स, बस 4 एंटी नोड्स और 5 नोड्स। और 4 एंटी नोड्स और 5 नोड्स आपको कहाँ देके रखा हुआ है, 3 4 5,
4 एंटीनोड्स और 5 नोड्स, दैट इज ऑप्शन बी। तो बच्चों फाइनली आपका ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है सारे कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस आप जो है आप इससे रूबरू हो पाओ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से एक एक चीज़ को समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर इतना टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा। देखो इतना टाइम मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ और एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और चीज़ें आपको याद रहेंगी और अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, तो बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप देखते ही बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे और सॉल्व हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए टाइम लेके कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए और आप अपने तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम जो होगा बहुत कम लगेगा आपको। ठीक है, तो येट अनदर चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।